लोगों के लिए डेडिकेटेडली हमारी टीम लेकर आई है आपकी ये जीत सीरीज। हमारे इंग्लिश के एग्जाम के अंदर भी क्या हमारे पास लिटरेचर के क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज का पेपर देंगे, तो लैंग्वेज के पेपर को देते हुए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। सीयूईटी को देने का तरीका और अपने स्कूल के एग्जाम्स को देने के तरीके में फ़र्क होता है। तो सीयूईटी के एग्जाम में आप लोगों को माइनस में भी बेटा नंबर मिल सकते हैं सीयूईटी के एग्जाम में, याद रखना ये बात को। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपकी अपनी इस जीत सीरीज के पहले इंग्लिश लेक्चर में। तो भाई आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली हमारी टीम लेकर आई है आपकी ये जीत सीरीज। भाई आप लोगों को पता है ना कि मैम इम्पॉर्टेंट बहुत सब कुछ सब में ही इम्पॉर्टेंट लगता है हमें कि मैम ये टॉपिक करेंगे, ये छोड़ देंगे, इसी में से सवाल आ जाएगा। तो भाई आप लोगों की इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि मैम एग्जैक्टली पेपर के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, वो सब मैं आप लोगों को इस पूरे सेशन ऑफ जीत सीरीज में बताने वाली हूँ। तो भाई एक बारी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। भाई मेरा नाम है निहारिका और आई हैव बीन इन द टीचिंग प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 8 years. I've taught students in CUET for CUET, class 12th, class 11th, 9th and 10th and pre-foundation as well. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने IELTS की कोचिंग भी दी है। तो भाई आज के सेशन में आप लोगों के साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ टाइप के क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ जो आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देखने को मिलेंगे। सी वन वेरी बिग मिथ, इससे पहले आई स्टार्ट विद द क्लास विच आई विश टू क्लियर इज कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर टॉपिक्स बेटा इंग्लिश इज द ओनली सब्जेक्ट इन योर CUET एग्जाम जिसमें यू आर नॉट गोइंग टू हैव लिटरेचर सिलेबस। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ा बबल जो आप जिसके अंदर आप लोग रहते हैं वो ये है कि मैम हमारे इंग्लिश के एग्जाम के अंदर भी क्या हमारे पास लिटरेचर के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या मैम जो चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं क्या वो हमें लिटरेचर के लिए भी प्रिपेयर करने ज़रूरी हैं। तो लेट मी बी वेरी क्लियर विद ऑल ऑफ यू, दैट्स अ बिग नो। आप लोगों के पेपर में जब आप CUET का एग्जाम देने जाएंगे बच्चों, तो यू विल नॉट इवन फाइंड अ सिंगल क्वेश्चन from your NCERT books about the chapters that are given. So there is going to be no question about literature. तो मैम अच्छा लिटरेचर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा हमारी जीत सीरीज के सीरीज में, और हम क्या पढ़ेंगे और CUET में क्या पूछा जाएगा। So भाई आप लोगों के पेपर में जो सबसे मेजॉरिटी, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में जो सबसे मेजॉरिटी मार्क्स वाला टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, सिंस यू आर एबल टू सी क्लास 12th एंड CUET, तो बेटा यहाँ पर जो क्लास 12th रहेगा वो बेसिकली रहेगा आप लोगों के पोएटिक डिवाइसेस का टॉपिक। ठीक है, विच विल बी कवर्ड इन योर जीत सीरीज वेरी सून, बट दिस क्लास इज गोइंग टू बी मोर अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड लाइक कंप्लीटली अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, प्लस क्लास 12th को कैसे पढ़ना है, कैसे मार्क्स लाने हैं, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, वो सब भी मैं आप लोगों को इवेंचुअली साइड बाय साइड क्लास के दौरान बताती जाऊंगी। तो आप लोगों को ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम फिर हमारे बोर्ड्स का क्या होगा, आप तो सिर्फ CUET पढ़ा रहे हो। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आप लोगों के बोर्ड्स के दौरान भी आप लोगों की पूरी हेल्प करने वाली हूँ ताकि आप लोगों की प्रेपरेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, so before I dive into the lecture, before I start with the topic of reading comprehension, there are some things about your CUET exam जो एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। ठीक है, there are some things which I wish to discuss about CUET exam जो आपको पता होनी चाहिए। भाई CUET के एग्जाम के अंदर, ठीक है, CUET के एग्जाम के अंदर आपको बेटा एक लैंग्वेज का पेपर देना कंपलसरी होता है। नॉट कंपलसरी इन द सेंस कि आपको करना ही करना है, बट येस अगर आप एक लैंग्वेज का पेपर देते हैं, अगर आप एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनाना चाह रहे हैं, अच्छा स्कोर बनाना चाह रहे हैं, तो आप बेटा एक लैंग्वेज का पेपर ज़रूर देंगे। और जब बेटा आप अपने लैंग्वेज का पेपर देंगे तो लैंग्वेज के पेपर को देते हुए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यू विल हैव चॉइसेस अमंग वेरियस लैंग्वेजेस। हो सकता है आप हिंदी का एग्जाम दो, हो सकता है आप इंग्लिश का एग्जाम दो, बट आई एम केटरिंग टू इंग्लिश, तो मैं आपसे बस इंग्लिश के बारे में भी बात करूंगी। लैंग्वेज के एग्जाम में बेटा इंग्लिश का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो इंग्लिश के एग्जाम में आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो भाई आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं टोटल में। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले ऐसा होता था कि 60 क्वेश्चंस आते थे और आप लोगों को पहले 50 क्वेश्चन आते थे, 40 करने होते थे। अब ये कर दिया है बेटा कि 50 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ठीक है, अब कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग आंखें बंद करके सब आंसर्स को करोगे।
सीयूईटी को देने का तरीका और अपने स्कूल के एग्जाम्स को देने के तरीके में फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। आई लेट यू नो व्हाट नेगेटिव मार्किंग इज वेरी सून। बट यहाँ पर 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि कंपल्सरीली आपको करने होंगे, और जो टाइम मिलेगा बेटा आपको उन क्वेश्चंस को करने का वो होगा 1 आवर। और बेटा जो मोड होगा पेपर का वो होगा सीबीटी, यानी आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। साथ ही साथ बच्चों जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब होंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो इंग्लिश के एग्जाम की अगर बात की जाए, वी आर गोइंग टू हैव 50 क्वेश्चंस, 50 के 50 क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे। इट इज़ गोइंग टू बी योर चॉइस, आप कितने करते हो। 50 अगर आपको विश्वास है कि सही होंगे तब करिए, नहीं करते तो नहीं करिए। नंबर कैसे मिलेंगे वो मैं बताऊंगी। टाइम होता है 1 घंटा, मोड होता है सीबीटी, यानी आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, ठीक है। और क्वेश्चन टाइप होता है बेटा एमसीक्यू, ठीक है। ये है आप लोगों की लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बेसिक बात। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर खटक रही होगी, मैम ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि मैम ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, क्यों की जाती है और कैसे आपके एग्जाम के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। सीयूईटी के एग्जाम में बेटा आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती, ठीक है। आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज योर परसेंटाइल, ठीक है। इट्स नॉट परसेंटेज, इट इज परसेंटाइल दैट मैटर्स, ठीक है। आपका एक क्यूमुलेटिव स्कोर क्या बनता है आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग दी जाती है। आपको एक परसेंटाइल में मार्क्स मिलते हैं। इट्स नॉट परसेंटेज, इट्स परसेंटाइल, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव मार्किंग? मतलब अगर बेटा मैं कहती हूँ कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने क्वेश्चन को करेक्ट किया तो आपको सीधा सीधा 4 नंबर मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है बच्चों? नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, मतलब मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। मान लो उस क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, मैक्सिमम मार्क्स 4 थे, तो बेटा आपके -4 तो होंगे ही, क्योंकि आपने क्वेश्चन गलत किया है। ये तो हो गए जो आपने गलत किया उसके नंबर कट गए। एक नंबर बेटा नेगेटिव मार्किंग में -1 एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। -1 एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सीयूईटी में माइनस में भी एग्जाम्स के नंबर मिलेंगे कई बच्चों के, ठीक है। तो सीयूईटी के एग्जाम में आप लोगों को माइनस में भी बेटा नंबर मिल सकते हैं सीयूईटी के एग्जाम में, याद रखना ये बात को। इट्स नॉट दैट कि तुम्हारा लोएस्ट स्कोर 0 जाएगा, नो, लोएस्ट स्कोर 0 से भी नीचे जाता है भैया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यानी अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू, +4 मिल जाएगा। बट इन केस बेटा अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया तो जो 4 नंबर उस क्वेश्चन को करने के जाने थे वो तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा नंबर और जाएगा क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा और गलत कर दिया। दैट इज वाई आई हैव टोल्ड यू गाइज कि यहाँ पर यू आर गोइंग टू हैव अ चॉइस कि आप उन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और कितने क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि आपको 50 क्वेश्चन दिए गए तो क्या मैम मुझे 50 के 50 करने हैं, नहीं। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू सी कि जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको 100% पता है अब सिर्फ उनको टिक कीजिए। जिनके बारे में आप तुक्का लगा रहे हैं आप 1-2 में तुक्का लगाइए, सब में तुक्का मत लगाइए, क्योंकि अगर नंबर कटेंगे बेटा तो सही के 4 मिल रहे हैं, नेगेटिव के 5 कट रहे हैं। तो वी डोंट हैव टू गेट मोर नेगेटिव मार्क्स, बिकॉज होता क्या है आपकी अच्छी रैंक आपके नेगेटिव मार्किंग से नीचे जाती है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर चूजिंग विच टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट क्वेश्चन यू आर डूइंग। Now let's come to the most scoring part of this particular topic, that is the reading comprehension. आप लोगों के सीयूईटी के एग्जाम में बेटा अगर मैं कहती हूँ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20+ क्वेश्चंस तो बेटा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक में से ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4-4 पार्ट्स के 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 5-5 पार्ट्स के 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस कुल मिलाकर। अगर मैं कहती हूँ कि एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स का भी है, ठीक है, तो तुम्हारा आप ये मान के चलो कि तुम्हारा 100 नंबर का पेपर तो सीधा सीधा इसी टॉपिक में से आ जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा आप लोग अभी तक स्कूल में करते आए हैं, जब आप सीयूईटी के लिए कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करते हैं, सो दैट्स एंटायरली कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे 23, 24, 25 जो इस साल के पेपर्स हो गए हैं, अगर आप वो भी पेपर्स देखेंगे तो यू विल एनालाइज एंड यू विल रियलाइज कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के स्कूल एग्जाम में दिया जाता है बच्चों, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को
यहाँ पर CUET में देखने को मिलेगा, उसमें आप लोगों को ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने वाला है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा जो हमारे स्कूल के अंदर हम लोगों को कॉम्प्रीहेंशन दिए जाते हैं ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स या मोर देन दैट होते हैं, ठीक है। वाइल जो CUET में दिए जाते हैं बेटा वो 80 to 100 वर्ड्स के पैसेजेस होते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि मैम अगर ये पैसेज 80 से 100 वर्ड्स के हैं तो ये ईजी होंगे। इन नो वेज, इन नो पार्ट यू कैन से कि CUET के जो क्वेश्चंस हैं वो ईजी हैं, ठीक है। CUET आप लोगों को बिल्कुल निचोड़ता है, ठीक है। CUET गिव्स यू अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, दे आर गोइंग टू आस्क यू सम ट्रिकी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जिनको आपको आंसर करना होता है, जिनको आपको बताना होता है, ठीक है। तो जैसे बेटा आप एक युद्ध के मैदान में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक युद्ध के मैदान में होते हैं और आपको अपने दुश्मन से बदला लेना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप ये कोशिश करते हैं कि आपको आपके दुश्मन की कमियां पता हो, आपको ये पता हो कि आपका जो दुश्मन है वो कहाँ पर लैग करता है, उसकी क्या कमियां हैं, या यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन ताकि आप उसको डिफीट कर सको, ताकि यू नो व्हाट इज द पर्सनस वीक पॉइंट। तो अगर मैं ये कहूं कि CUET में बेटा आपका एक बैटल है, 1 घंटे का बैटल, जिसमें यू हैव टू फाइट विद 50 क्वेश्चंस, तो वहां पर यू नीड टू नो एटलीस्ट कि इन क्वेश्चंस का जो ड्रॉबैक है, इन क्वेश्चंस की कमजोरियां क्या हैं। बिकॉज देखो जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो तुम्हें असेस करने के लिए बनाए जाते हैं, बट इफ यू आर स्मार्टर देन द क्वेश्चंस गिवन इन द एग्जाम, तो आप लोगों के लिए अपने पेपर को अटेम्प्ट करना, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ आपके CUET एग्जाम के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है शेयर करना चाह रही हूँ। बिकॉज अक्सर क्या होता है जब हम लोग 12th का एग्जाम देते हैं तो 12th के एग्जाम की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कई बच्चे जो हैं, अगर मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूं, हो सकता है आप लोगों को कम टाइम लगता हो, बट अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात करूं तो एक बच्चा जो है बेटा उसे कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने में, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर इफ कंपेयर टू CUET। यस उसमें पैसेज लंबा होता है बट यहाँ पर पैसेज डिफिकल्ट होता है, ठीक है। CUET में यू गोइंग टू फाइंड ट्रिकी पैसेजेस, यू गोइंग टू फाइंड ट्रिकियर क्वेश्चंस देन योर CBSE स्कूल एग्जाम और एनी अदर बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से घुमा फिराकर चालाकी से पूछे जाते हैं आपसे। तो आपको क्या 1 घंटे के पेपर में 40 मिनट क्या आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देना है? नहीं, एक एवरेज टाइम जो आप किसी भी क्वेश्चन को देंगे CUET के एग्जाम में इट्स जस्ट 30 सेकेंड्स। सिर्फ 30 सेकेंड्स आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हैं। सो इफ यू हैव 50 क्वेश्चंस, 15 to 30 150, तो आपके पास 150 मिनट्स भी नहीं है, और कम समय लगाना पड़ेगा आपको। हो सकता है मेरी मैथ्स की कैलकुलेशन खराब हो, है ना। 30 सेकेंड्स इंटू 50 क्वेश्चंस, आधा घंटा 40 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद आप, या 50 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद जो टाइम है बेटा आप अपनी कैलकुलेशन करिए, अपने आंसर को चेक करने में एक बार दें, ठीक है। बिकॉज वंस यू सबमिट योर पेपर यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी चांस टू यू नो करेक्ट एनी ऑफ योर मिस्टेक। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर डूइंग। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप अटकते हो, तो यू हैव टू लीव देम फॉर लेटर ऑन। तो कम से कम आपके पास 10 मिनट का बफर होना चाहिए लास्ट में, कि आप चेक कर सको व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव डन। Now apart from whatever I have told you during this entire session, जितना भी मैंने बोला है, now comes the time कि एक बारी आप लोगों से CUET का पैटर्न डिस्कस कर लें, कि जब आप बात करते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन यू सी इन योर एग्जाम एंड यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपका जो पैसेज आता है बेटा वो छोटा आता है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ पैसेजेस डू यू सी? यू सी लिटरेरी पैसेज, कोई छोटी सी कहानी का एक्सर्प्ट उठाकर डाल दिया। डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए डाल दिया। डिस्कर्सिव पैसेज, जिसके अंदर आपने कोई रैंडम टॉपिक उठाया, उसके ऊपर आपने अपने थॉट्स एक आर्टिकल फॉर्म में लिख दिए, वो पेपर में आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को देखने को मिलता है बेटा व्हाट्स दैट कॉल्ड लिटरेरी पैसेज। अगेन किसी लिटरेचर का पार्ट, कोई लिटरेचर की स्टोरी डाल दी, ठीक है। यू हैव फैक्चुअल पैसेजेस। फैक्चुअल पैसेजेस में क्या होता है, उसमें आपको फैक्ट दे दिए जाते हैं, टेबल दे दी जाती है, बट टेबल नहीं आती, उसमें परसेंटेजेस और पाई चार्ट्स एंड थोड़ा बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के ऊपर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाते हैं। सी यहाँ पर बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चंस नहीं है, लाइक योर CBSE और योर स्कूल बोर्ड एग्जाम, जिसमें आपको आंसर्स देखने हैं। सो नंबर 1 यहाँ पर आपको मिलेगा ही MCQ। बट क्या MCQ बहुत आसान मिलने वाले हैं? नो। आपको MCQ के अंदर क्या क्या टाइप्स देखने को मिलेंगे? आप लोगों को देखने को मिलेंगे बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों को स्टेटमेंट दे देंगे 1 2 3 और आप लोगों को बोलेंगे कि उसमें ऑप्शंस दे देंगे कि अब आपको ये बताना है कि आउट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स कौन सी कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो आप अपने पेपर में इन्फर कर पा रहे हो, जो आप अपने पेपर में पहचान पा रहे हो, जो इस पैसेज के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों आप लोगों को इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएंगी कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। वैसे ही आप लोगों को असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कि आप लोगों को अपने पैराग्राफ में से एक असर्शन दे दिया, एक रीजन दे दिया और उसे बोला कि आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स लगाने को आ जाए। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग आ जाए कि बताइए कि कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो सेंटेंसेस हैं, जो इंसिडेंट्स हैं हमारे पैराग्राफ के अंदर, वो किस सीक्वेंस में है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को आ सकता है बच्चों मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ भी डेट्स दे दिए या कुछ भी दे दिया आप लोगों को, मैच द फॉलोइंग निकाल कर दे दिया उसमें से। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कैन बी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, इसमें मोस्टली आप लोगों को वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन में वो आप लोगों से क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे सिनोनिम पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों से एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, वो आप लोगों से कुछ भी पूछ सकते हैं जो वो पूछना चाहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है इसके अंदर अलग से। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को OWS पूछ लिया जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि एक लाइन लिखी हुई है एंड दे आस्क यू कि कौन सा वर्ड जो है वो इस लाइन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक आसान अगर उनका करने का मन हो तो वो आप लोगों से सेंट्रल थीम पूछ सकते हैं उस पर्टिकुलर पैसेज की। ठीक है, टाइटल पूछ सकते हैं आप लोगों से उस पैसेज का। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी पुट अप। एक और बच्चों जो आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है वो होता है एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे बेटा अगर मैंने बोला इफ A इज प्रोपोर्शनेट टू B तो आपको बताना है व्हाट इज प्रोपोर्शनेट टू D, तो C के आगे क्या लगेगा, आपको A और B का रिलेशन देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको D चूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर CUET ने आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, दे हैव नॉट गिवन यू सिंपल क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी सिंपल। आई एम नॉट सेइंग कि इजी क्वेश्चन नहीं आ सकते, आई एम नॉट इवन इन अ सिंगल पॉइंट सेइंग कि क्वेश्चंस इजी नहीं आ सकते। बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, इन्फरेंस बेस्ड सवाल भी आ सकता है, सिंपली पैसेज से उठाया और पेपर में सवाल डालकर तुम लोगों से पूछ लिया, बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सी, जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जाता है, जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है, व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर दैट वन सीट इन योर ड्रीम कॉलेज, उस टाइम पर आपको NTA जो है आपका जो CUET कंडक्ट कराता है, दे डू नॉट आस्क इजी क्वेश्चंस, बिकॉज एक एक सीट के लिए बेटा, ठीक है, लेजिट बता रही हूँ, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बात करूँ, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल्दो मैंने CUET नहीं दिया था, आई वॉज मेरिट बेस्ड स्टूडेंट, बट CUET का एक पॉइंट ये होता है बेटा, और ये बहुत जाना माना पॉइंट है CUET का, कि एक एक सीट के लिए, ठीक है, लेजिट एक एक सीट के लिए कम से कम 100 200 बच्चा होता है। प्रोबेबली मैं शायद नंबर्स कम बता रही हूँ बट ज़्यादा ही होते हैं। तो यू आर फाइटिंग फॉर दैट वन ड्रीम कॉलेज का सीट दैट यू गाइज वांट। तो उसके लिए यू कैन नेवर एक्सपेक्ट द इजी वंस, द इजी क्वेश्चंस टू बी देयर इन योर पेपर। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो CUET सेज कि भैया ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, हम कुछ भी दे सकते हैं, वी कैन आस्क यू एनीथिंग। ठीक है, अब आपको जब पैसेजेस आते हैं तो ज़रूरी नहीं है बेटा कि वो पैसेजेस इजी हो, इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटरप्रिटेशन कि आप उस पैसेज को कैसे समझते हो। ऑलवेज यूज़ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन व्हाइल यू आर सॉल्विंग पैसेजेस। ठीक है, हमेशा एलिमिनेशन के मेथड को यूज़ करो पहले। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि मैम ठीक है, हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, सो हमारे पास पैसेज बहुत छोटा है, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो आपकी अप्रोच बहुत ही सिंपल, बहुत शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए। व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो, सबसे पहला काम। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर रीड द पैसेज। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप अपना पैसेज पढ़ो। ये मैं क्यों करने को बोल रही हूँ, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू हैव एन आइडिया दैट व्हाट यू गाइज आर लुकिंग फॉर इन द पैसेज। उसके बाद रीड द पैसेज, ताकि आप लोग इजिली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सको और अपनी कॉपीज में, अपने जो CBT है आपका, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें अपने आंसर को सेव कर सको। सिमिलरली देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइज नीड टू नो,
कि अगर मान लो आप लोगों से पेपर में सेंट्रल थीम पूछा जा रहा है, और अक्सर ये आपको पहले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, टाइटल पूछा जा रहा है, ये भी आपको पहले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, क्योंकि सीबी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर एक बेसिक नोशन ये है कि व्यक्ति पहले पैराग्राफ पढ़ता है फिर क्वेश्चंस पढ़ता है। तो उस हिसाब से जो आपको पैराग्राफ का जिस्ट है वो पैराग्राफ के लास्ट में समझ में आता है, तो फिर वो क्वेश्चन आपको लाजमी सी बात है कि सेंट्रल थीम का और टाइटल का पहले दे दिया है। लेकिन नहीं, हम लोग अप्रोच थोड़ी डिफरेंट यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो मान लो अगर आपको पहला क्वेश्चन सेंट्रल थीम या आइडिया या मैसेज का मिल जाता है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका थीम क्या है, इसका मैसेज क्या है, ऐसे केस के अंदर लीव द क्वेश्चन फॉर लास्ट। ठीक है, लीव इट टिल यू कंप्लीट द पैसेज। इसको आप तब तक सोच छोड़ दो बेटा जब तक आप अपना पैसेज पूरा नहीं पढ़ लेते। द मोमेंट यू आर डन विद द पैसेज यू विल गेट टू नो व्हाट द पैसेज वाज ऑल अबाउट, एंड देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। उसके बाद आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को आंसर करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पैसेज जो अब मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। मैं थोड़ा मुश्किल पैसेज ही ले रही हूँ स्टार्टिंग से। सम पीपल सी, यहां से जो पैसेज है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है। सो व्हाट यू गाइस गोइंग टू डू इज, आप लोग एक बार इसको पढ़ लो। ठीक है, रीड द पैसेज एंड देन वी विल गो ऑन टू द पैराग्राफ। दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ पैराग्राफ जो आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा लंबे पैराग्राफ नहीं आएंगे, बट यस आपको कंफ्यूज करने वाले पैराग्राफ जरूर आ सकते हैं। सो सी द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं सिंपल भाषा में। हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी, आर मोर एंटरप्राइजिंग, गो इन फॉर मोर रूटीन जॉब्स, या आर मोर इंक्विजिटिव। यहाँ पर ये लोग किनके बारे में पूछ रहे हैं, याद रखना बच्चों, यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, वंस यू रीड द पैसेज यू गेट टू नो कि मैंने एक्सट्रोवर्ट्स वर्ड क्यों लिखा है। तो यहाँ पर मैंने पढ़ी है क्वालिटी, यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है कि दे आर मोर कॉन्फिडेंस, दे आर मोर एंटरप्राइजिंग, दे गो इन फॉर रूटीन जॉब्स एंड दे आर मोर इंक्विजिटिव। नाउ अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में। आई एम टेलिंग यू, नाउ वी विल गो ऑन टू द पैसेज एंड वी विल रीड द पैसेज फर्स्ट। सी, सम पीपल बिलीव दैट दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर ओन फेट। कई लोगों का मानना है कि वो लोग अपनी किस्मत के मालिक खुद होते हैं। अदर पीपल सी देमसेल्फ एज पॉन्स ऑफ फेट। नाउ पॉन का मतलब होता है बेटा प्यादा। ठीक है, द प्यादा ऑफ देयर ओन फेट, की मतलब किस्मत उन्हें चला रही है, वो किस्मत को नहीं चला रहे हैं। बिलीविंग दैट व्हाट हैपेंस इन टू देम इन देयर लाइफ इज ड्यू टू लक और चांस। वो ये मानने वाले लोग हैं कि भैया हमारे जीवन के अंदर जो भी हो रहा है वो हमारी किस्मत में लिखा है। दैट इज वाई दैट इज द पर्टिकुलर थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। The first type, those who believe that they control their destinies। ठीक है, पहले टाइप के लोग जिन्हें हम एक्सट्रोवर्ट्स कहते हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि वो अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल करते हैं। They have been labeled as internals। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों को बोला गया है इंटरनल्स। इंटरनल्स जिनका विश्वास खुद में है। नाउ दिस पॉइंट इज गोइंग टू कंफ्यूज यू अलॉट कि मैम इन्हें इंटरनल्स, एक्सट्रोवर्ट्स ने इंटरनल्स लिख देते हैं, प्रोबेबली इंटरनल्स, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंटरनल्स की खासियत बताने की कौन सा पॉइंट इंटरनल्स के लिए इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इंटरनल्स वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि वो लोग अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल करते हैं। वेयर एज द लैटर व्हाइल द अदर वन हु सी देयर लाइफ एज बीइंग कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस हैव बीन कॉल्ड एक्सटर्नल्स। तो वी गेट टू नो कि जो जिनको लगता है कि भैया हम अपना जीवन खुद चला रहे हैं, दे आर इंटरनल्स बिकॉज दे आर डूइंग इट देमसेल्व्स। इंटरनली आ रहा है सब कुछ। व्हाइल द पीपल हु से कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, बाहर की दुनिया से सब कुछ हो रहा है, दे आर रिगार्डेड एज एक्सटर्नल्स। Internals search more actively for information before making a decision and are more motivated to achieve and make a greater attempt to control their environment। तो हमने क्या नोटिस करा, हमने ये देखा कि जो इंटरनल्स हैं वो बहुत एक्टिवली सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए। एक्सटर्नल्स बहुत कंप्लायंट होते हैं। ठीक है, वो अग्री करते हैं, वो कंप्लाई करते हैं इस चीज़ के साथ। ठीक है, एंड विलिंग टू फॉलो डायरेक्शंस, और वो लोग डायरेक्शंस फॉलो कर पाते हैं। तो मैं यहां तक ही पैसेज पढ़ के बैठी हूं, आई होप यहां तक कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा पहले वाले का कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों क्वालिटी इंटरनल्स की हैं। ठीक है, ये भी कि वो एंटरप्राइजिंग होते हैं, वो चैलेंज लेने के लिए रेडी होते हैं, वो इंक्विजिटिव होते हैं। ठीक है, वो सवाल उठाते हैं हर चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे तुम आगे पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो कि वाई द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो,
Therefore, internals do well on sophisticated tasks. तो जो internals हैं वो sophisticated task में थोड़ा अच्छा perform करते हैं क्योंकि they know what they are doing, which includes mostly managerial and professional jobs. इनमें उन्हें manage करनी है चीज़ें और professionally काम करना है, ठीक है. They require complex information processing. ये वो लोग हैं जो mentally सोचते हैं, they know what they are doing. तो उनको चाहिए एक पूरा processing of information in their brain. In addition, internals are more suited to jobs that require initiative. ठीक है, ये वो लोग हैं जो काम जब करते हैं उन्हें खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ता है, ठीक है. दे आर रेडी टू परफॉर्म देयर टास्क ऑन देयर ओन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन. दे आर नॉट द पीपल फॉलोइंग रूटीन जॉब्स. दे आर नॉट द पीपल जो एग्री कर जाते हैं विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल सेल्स पर्सन फॉर इंस्टेंस आर इंटरनल्स. तो हमने यही देखा कि जितने भी सेल्स पर्सन है बिकॉज दे नीड टू यूज देयर ब्रेन वाइल दे आर वर्किंग, वो सब इंटरनल्स हैं. वाइल एक्सटर्नल्स जो है वो जॉब्स में वो वहाँ पर अच्छा करते हैं जो वेल स्ट्रक्चर्ड और रूटीन है. तो अगेन आई गॉट टू नो कि ये मेरी एक्सटर्नल्स की खासियत है. सो इन दैट केस मुझे मेरे क्वेश्चन का भी सही आंसर मिल जाता है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसमें सक्सेस डिपेंड करता है ऑन कंप्लाइंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द अदर, जिसके अंदर आपका सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बाकी लोगों की डायरेक्शन को कितना मानते हैं और कितना सुनते हैं. राइट. सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया है. विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट. आपको बताना है इनमें से कौन से पॉइंट इनकरेक्ट है. इंटरनल्स बिलीव इन इज करेक्ट, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है. वेरी सॉरी. इंटरनल्स बिलीव इन डेस्टिनी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इंटरनल्स नहीं एक्सटर्नल्स बिलीव करते हैं डेस्टिनी में कि जो भी होगा भगवान करेंगे. इंटरनल्स सीक जॉब विच आर फुल ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट. यस, ये लोग जेन्युइनली वही जॉब्स ढूंढते हैं जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं. ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है मुझे. इंटरनल बिलीव्स इन रिसीविंग गाइडेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम सुपीरियर्स ओनली. नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट थॉट वाले लोग होते हैं, ठीक है. ये कौन से होते हैं भाई, ये तो इंडिपेंडेंट थॉट वाले लोग होते हैं. तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकती, तो ये तो गलत हो गई. इंटरनल्स सीक जॉब विच कॉल फॉर मोर इनिशिएटिव. ठीक है, ये लाइन बेटा बुक से मैच करती है, ठीक है. दे रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मोर सुटेड टू जॉब्स दैट रिक्वायर इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंस. यहाँ पर तो हम इसके साथ सीक जॉब फुल ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट, ये कहीं पर मेंशन्ड नहीं है बुक में, तो दैट इज व्हाई वी विल नॉट गो विद दिस ऑप्शन, रादर विद ऑप्शन नंबर डी. अब देखो ये वाला जो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ये नॉट मेंशन्ड है, ठीक है. ये हम अपनी तरफ से इन्फर कर रहे थे लेकिन ये नॉट मेंशन्ड है. तो अगर आपको ऐसा लगे कि 2 पॉइंट्स आपको सही आंसर में लग रहे हैं कि कौन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो ऑलवेज गो विद द पॉइंट जो आप लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने क्वेश्चन में कहीं पर यूज हुआ मिला है, ताकि यू कैन गिव द आंसर करेक्टली. एक्सटर्नल्स, अब एक्सटर्नल्स जो बाहर की चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, परसीव देमसेल्फ एज दोज हु सर्च फ्रैंटिकली फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. बिल्कुल भी नहीं. आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं कंपनी के सक्सेस पर. बिल्कुल भी नहीं, भैया इनका कोई से ही नहीं होता. ये तो ये कहते हैं कि हम तो काम करने वाले हैं, जो होगा देखा जाएगा. आर दोज हु कैन इन्फ्लुएंस सेल्स वॉल्यूम. बिल्कुल भी नहीं, ये तो इंटरनल्स करते हैं. हैविंग लिटिल कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम. ये कहते हैं कि भैया देखो सब कुछ तो डेस्टिनी है, सब कुछ तो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, ठीक है. ये वो लोग हैं जो कहते हैं एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, सब कुछ जो है वो प्री प्लान्ड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अब यू कैन सी कि आप लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा और उससे आप सीधा सीधा 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर गए. एक्सटर्नल्स ऑप्ट फॉर एक्वायरिंग न्यू स्किल सेट्स. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उनके साथ वो बेचारे जो है खुश हैं उसमें. बिलीव दैट इनिशिएटिव एंड ड्राइव आर इंपॉर्टेंट फॉर करियर बिल्डिंग. ये भी इनिशिएट तो इंटरनल्स का थॉट है, ये भी इंटरनल्स का थॉट है. बिलीव दैट डेस्टिनी कंट्रोल्स देयर लाइफ. ये भैया इनके बारे में बिल्कुल सही है कि भैया डेस्टिनी हमारा जीवन कंट्रोल करती है. रेलिश हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन. रेलिश का मतलब है टू लाइक समथिंग, ठीक है. तो ऐसा भी नहीं है, इन लोगों को मुश्किल काम पसंद ही नहीं है. ये कहते हैं कि भैया पेपर दे दो, पेन दे दो, हाथ पकड़ के लिखवा दो, हमसे जो लिखवाना है हम वो कर लेंगे. सो विद दिस वी गेट टू नो दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके. अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों आप लोग अपने होमवर्क में, ठीक है. दिस इज अनदर क्वेश्चन, अ वेरी ट्रिकी वाला क्वेश्चन, ठीक है. इसमें भी आंसर तो बहुत, क्वेश्चन तो बहुत सीधे सीधे हैं, बट यू कैन फाइंड आउट वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन इट, ठीक है. इसमें आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल सी कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितना आंसर्स आप ला सकते हैं, ठीक है. ये जो होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ
डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों की अगली क्लास में, ठीक है। जो भी आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगी, जो भी आप लोगों की नेक्स्ट टॉपिक की क्लास होगी उसमें ये वाला क्वेश्चन हम लोग पक्का डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक और बात जो बचा मुझे आप लोगों को बताना है वो रहा ये, आप लोगों को जितने भी क्लास नोट्स चाहिए, जो भी आप लोगों का आज का ये लेक्चर है, जो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस अदर इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर CUET वाला PW का चैनल, टेलीग्राम चैनल। दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल, द QR कोड, आप इसको स्कैन कीजिए एंड यू कैन ज्वाइन द चैनल, जिसमें आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और जो भी एडमिशन अपडेट्स हैं, जो भी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, यू नो व्हेनेवर द एनीथिंग दैट इज गोइंग टू कम आउट रिगार्डिंग CUET, वो सब आप लोगों को यहाँ पर पता लग सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, अगर आपको टेलीग्राम पर अगर आप नहीं हैं, टेलीग्राम के बजाय भी अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो नोट्स को एक्सेस करने के लिए बेटा आप लोगों को पता है कि हमारा एक ऐप है, फिजिक्स वाला ऐप, PW का ऐप, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उस ऐप पर भी बेटा आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क इस बैच के नोट्स, ठीक है, इस बैच के नोट्स जो हैं वो कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो आप बैच से भी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जीत सीरीज करके वहाँ पर एक आप माय बैचेस में जाकर सर्च करेंगे, फ्री बैचेस में ₹0 के अंदर, ठीक है, बिल्कुल ₹0, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ₹0 के आगे लिखा होगा एनरोल, तो आप लोग बस एनरोल पर क्लिक कीजिएगा बेटा और आपका बैच एनरोल हो जाएगा। और जितनी भी क्लासेस आएंगी आज और इसके बाद आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, उन सब के नोट्स बेटा आप लोगों को वहाँ पर आपके PW ऐप पर भी मिल जाएंगे। तो नोट्स को पाने के बच्चों 2 तरीके हैं, नोट्स को आप ले सकते हैं कैसे, एक तो आपके पास आएंगे बच्चों PW ऐप से, दूसरा आप लोग टेलीग्राम से भी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब इसी के साथ बच्चों आपका आज का ये पहला जीत वाली बैच का सेशन, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें उन्हें अप्रोच करना है, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। देयर आर अदर क्वेश्चंस इन द PDF एज वेल, प्लीज गो थ्रू द PDF वंस, ताकि आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस भी मिलें। इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन जिसके आगे मैंने होमवर्क लिखा है, उसके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ आपकी अगली क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ सबसे पहले, तो रेडी रहिएगा। और आप लोग अपनी कॉपी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब आपका CUET आए तो यू गाइज शुड जस्ट गो थ्रू ऑल द नोट्स वंस एंड यू गाइज आर डन विद दैट, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का आज का ये पहला सेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप बच्चों को मिलूंगी आपकी अगली सेशन में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।